अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलियन वीज़ा से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको। तो उसके लिए मैंने दावत दी है एक बहुत ही रिलायबल माइग्रेशन एजेंट इकराम भाई, जिन्होंने रिसेंटली अपना मारा का लाइसेंस हासिल किया। तो आए उन्हें इस पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई। सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। इकराम भाई, अपना छोटा सा तारुफ दीजिएगा प्लीज़। छोटा सा तारुफ ये है कि मेरा नाम इकराम है, पाकिस्तान हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और ऑस्ट्रेलिया मुझे आए हुए कम बेश 10 साल हो चुके हैं। 2013 के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया आया था। चलिए, बेहतरीन। हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस का आगाज़ करते हैं। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे इकराम भाई के बारे में, फिर जो उन्होंने लाइसेंस हासिल किया उस बारे में, फिर वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चंस के वीज़ा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछेंगे। तो इकराम भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, क्यों आए, कैसे आए? हाँ, ये 2013 के अंदर पहले मैं यूके के अंदर था। मैंने वहाँ से अपनी डिग्री की, उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया। फिर दिल में ख्याल आया कि हमें मास्टर्स करना चाहिए, तो 2013 दिसंबर में मैं ऑस्ट्रेलिया आया। मैंने यहाँ से अपना मास्टर्स किया जी। अकाउंटिंग के अंदर। 2016 के अंदर वो मास्टर्स हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद कुछ अरसे काम भी किया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि ये प्रोफेशन शायद मेरे लिए नहीं है, तो इसको चेंज करना चाहिए। तो फिर मैं इस प्रोफेशन में आ गया। माइग्रेशन एजेंट। माइग्रेशन है, ठीक। तो इकराम भाई, थोड़ा ऑडियंस को डिटेल में बताएं कि ये मारा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका बनने का ख्याल आपको कैसा आया, और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर कोई बंदा मारा एजेंट बनना चाहता हो। देखिए, मारा का जो है वो माइग्रेशन एजेंट्स रेगुलेशन अथॉरिटी है। ये एक लाइसेंस आपको देती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कि आप एज अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट यहाँ पर काम कर सकते हैं। जी। उसके अंदर आपको ये एक्सेस दिया जाता है कि जो इमिग्रेशन का पोर्टल है उसके थ्रू आप लोगों के वीज़े अप्लाई करें, उनको गाइडलाइन दे। लेकिन इसका एक प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंदी और हेफ्टी है। इसके लिए सबसे पहले तो शर्त ये है कि आपके लिए ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट होना शर्त है। अच्छा। अगर आप सिटीजन हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं, जब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये कोर्स कर नहीं सकते। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल होना पड़ता है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक होता है माइग्रेशन लॉ के अंदर, वो आपने करना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिप्लोमा कराती हैं। पर्थ के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं कराता। पहले मर्डोक कराती थी, लेकिन उन्होंने अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है। तो पहले आपको वो एडमिशन लेना पड़ता है। उसके लिए आपके पास बैचलर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। पहले आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। डिप्लोमा करने के बाद आपको जो मारा का एग्ज़ाम है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो देना पड़ता है। ठीक है। उस एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स हैं। ओरल उसका अलग होता है, शॉर्ट एग्ज़ाम अलग होता है और लॉन्ग एग्ज़ाम उसका अलग होता है। वो तीनों आपको विद इन 1 ईयर क्लियर करना है। अच्छा। अगर आपने उसमें से एक भी आपका रह गया तो फिर आपको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है पूरा प्रोसेस। अच्छा, दूसरी इस पर चीज़ ये है कि जो ये कोर्स है ये कॉमनवेल्थ या गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। सही। तो इसकी जो फ़ीस है, लेट से जो मैंने फ़ीस पे की थी 10 मंथ्स के कोर्स की, दैट वाज अराउंड $23,000। दैट्स अ लॉट। दैट्स अ लॉट इवन फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एंड परमानेंट रेजिडेंट। इस पे किसी किस्म की कोई सब्सिडी गवर्नमेंट आपको नहीं देती। कोई हेल्प फी भी नहीं थी कि आप बाद में पे आप करें? लोन तो इस पर ले सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि वो आपको पूरा का पूरा देना पड़ता है। उस पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं है। ठीक है। सो फिर उसके बाद जब अपना लाइसेंस क्लियर कर लेते हैं, देन अगेन यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड है कि आइल्स आपको करना पड़ता है। आइल्स करने के बाद आपको पुलिस क्लियरेंस अपनी देनी पड़ती है, देन यू गेट द लाइसेंस फॉर योर मारा। तो आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, आपको भी आइल्स करना पड़ा मारा का एजेंट बनने के लिए? हाँ, ये असल में बेसिकली रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। कि आप देखिए, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस भी ऐसे हैं जो आइल्स के अंदर एक स्पेसिफिक स्कोर नहीं ले सकते। जी। तो इसमें आपको आइल्स में 7 लेना होता है। जो आपको मिलता है तो देन आपको मारा का लाइसेंस मिलता है। 7 ईच या 7 ओवरऑल? नहीं, इसमें रिक्वायरमेंट आई थिंक 7 in 2 है और 6.5 आपके राइटिंग के अंदर और लिसनिंग में होने चाहिए, और दोनों बाकी 2 में 7 होने चाहिए। ओवरऑल 7 आपको चाहिए। सही। तो तकरीबन 1 साल का डिप्लोमा, 23,000 इसकी फ़ीस और 3 टेस्ट और आइल्स। फिर ये रजिस्ट्रेशन की भी अलग से चार्जेस होते हैं क्या? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन के भी अलग से चार्जेस हैं। दे आर अराउंड $2,500। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप लेना, तो ये अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसके देखें तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $30,000 डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी आप जहाँ जाते हैं। जैसे आप विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में जाएँ तो उनके सिर्फ कोर्स ही $30,000 का है। अच्छा। तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? मैंने UTS सिडनी से यूज़ किया था, क्योंकि उनका एक तो ऑनलाइन है, उनका जो स्केड्यूल है, जो सिलेबस है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो आपको प्रिपेयर करता है डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए। लाइक आपने क्वालिफ़िकेशन कर ली, लेकिन अगर आप जो कैप्स्टोन एग्जामिनेशन है लाइसेंस का वो क्लियर नहीं कर पाते, तो वो क्वालिफ़िकेशन आपकी किसी काम की नहीं है। जी। तो आपको ये चीज़, इसका ख़ास ख्याल रखना है कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो आपको बेसिकली कैप्स्टोन की प्रिपरेशन करवाए। ठीक है। तो आपने माशाल्लाह मारा का लाइसेंस ले लिया, फिर आपने ऑफिस भी खोला है यहाँ पर्थ में, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अच्छा, मेरा जो ऑफिस है वो हमने लाइसेंस से पहले ही खोल लिया था। अच्छा। शुरू में मेरे एजुकेशन कंसल्टेंट काम कर रहे थे। लास्ट ईयर हमने ऑसबॉर्न पार्क में अपना ऑफिस खोला, पहला 1.5 साल हो गया।
मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं मोहित, वो इंडिया से हैं जी। उनका जो लाइसेंस है वो मुझसे पहले आ गया था, तो वी स्टार्टेड वर्किंग एंड मैंने अपना लाइसेंस जो है वो लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर मेरा लाइसेंस भी आ गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 ब्रांचेज हैं पर्थ के अंदर है, जहाँ पर आप खुद बैठे हैं जी। एक ब्रांच हमारी हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर, एक हमारा ऑफिस, और एक हमारा ऑफिस इंडिया में हिमाचल प्रदेश में है। चलिए माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, चले आप माइग्रेशन एजेंट है, साथ साथ आप एजुकेशनल कंसल्टेंट भी होंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी एफिलिएशन होगी, तो कितने इंस्टीट्यूट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जिनके साथ आपकी एफिलिएशन है अभी? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है फैज़ान भाई कि हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया फोकस नहीं है जब बात आती है आपकी एजुकेशन की, क्योंकि जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का ऑफिस है वहाँ पर हमारे पास लोग आते हैं जो बाज़ लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहते। अच्छा। फॉर एनी रीजंस वो यूके भी जाना चाहते हैं, आयरलैंड भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग कनाडा जाना चाहते हैं। तो ओवरऑल हमारी एफिलिएशन मोर देन 100 इंस्टीट्यूट्स के साथ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम मोर देन 60 इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं जो हर सिटी में है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की कोई ऐसी सिटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हमारी पार्टनरशिप ना हो। तो जो बंदा भी आना चाहे उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक रूफ के नीचे फुलफिल हो जाती है। चलिए माशाल्लाह, इसको अब यहीं से जो नेक्स्ट सेशन है हमारा स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस सेशन का आगाज़ करते हैं। इकराम भाई ये बताएं, सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड? अभी डिपेंड करता है कि आइदर सवाल उन लोगों की तरफ से है जो स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए लगवाना चाहते हैं, या उनकी तरफ है जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में दोनों स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, तो जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो यही आता है कि क्या आइल्स के बगैर हो सकता है। अच्छा, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आती हैं। सेकेंडली, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आजकल पाकिस्तान और इंडिया को लेके जो GT रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चे कंसर्न होते हैं GT को लेकर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पूरी इन हाउस टीम है पाकिस्तान में भी इंडिया में भी जो बच्चों को इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करती है। और ऑस्ट्रेलिया जो बच्चे आ जाते हैं उनके जो सवाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा ये होते हैं कि क्या इकराम भाई वो अपना कोर्स यूनिवर्सिटी या बैचलर्स में है या मास्टर्स में है उससे डिप्लोमा में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और आजकल जो बच्चे हैं वो वर्क रिस्ट्रिक्शंस को लेकर और वीज़ा कैंसिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है जी। तो ये 2 ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर हमसे सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास आते हैं। इसी सवाल से मैं 2 सवाल और निकालूंगा इकराम भाई। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करते हैं कि वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें मास्टर्स से कॉलेज की तरफ जाना है या मास्टर्स प्रोग्राम से डिप्लोमा की तरफ जाना है, क्या वजह है और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उनके वीज़ा कंडीशन पे? है ना, 2 से 3 बुनियादी वजूहत हैं। इसमें से कुछ वजूहत तो ऐसी हैं कि जिनको आप जेन्युइन वजूहत कह सकते हैं, और कुछ वजूहत ऐसी हैं जो बच्चे खुद क्रिएट कर लेते हैं जो जेन्युइन है नहीं। जो जेन्युइन वजूहत है वो ये है कि जब बच्चा बैचलर्स पाकिस्तान से, लेट्स से कि एक बच्चा है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान से कर आया है, जब ऑस्ट्रेलिया में आके मास्टर्स शुरू करता है तो जो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन है वो फुली एक्रेडिटेड है ऑस्ट्रेलिया में जी। तो उसकी जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वाशिंगटन अकॉर्ड के अंदर है, डायरेक्टली एज अ मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री असेस हो जाती है जी। तो फिर बच्चा ये सोचता है कि मैंने जो डिग्री ऑलरेडी की हुई है उसका आउटकम मुझे वही मिलना है जो ऑलरेडी मेरे हाथ में है। सही। ठीक है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि अपनी उसी डिग्री जो उनकी असेस हुई है उसकी बेस पर वो स्टेट नॉमिनेशन या 189 डाल दें और अपनी वीज़ा कंडीशंस को मीट करने के लिए कोई ऐसा कोर्स चुन लें जो उनके लिए सस्ता हो और बहुत ज़्यादा पैसे उनको पे ना करना। ठीक है, ये तो हो गया जेन्युइन रीज़न। जो इनजेन्युइन रीज़न है वो ये है कि बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो वो थोड़े से ना डर से जाते हैं कि इतनी फ़ीस हमसे कैसे मैनेज होगी। बच्चे जब नया नया पाकिस्तान से आता है तो 2-3 महीने उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी एलिएनेटेड प्लेस में आ गया जी। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता या उनको सही गाइडेंस दी जाती है कि 5 से 6 माह बाद 7 माह बाद वो इस हद तक इस्टेब्लिश बच्चे हो जाते हैं कि वो अपने अखराजात को कवर कर पाते हैं और लॉन्गर रन के अंदर उनके लिए डिग्री प्रोग्राम ही बेहतर होता है। तो जो बच्चे मेरे पास आते हैं मैं उनको प्रेसिस्ट यही करता हूँ कि वो अपने कोर्स पे रहें जिस कोर्स में वो आए हैं, वो उनके लिए ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन है और हायर एजुकेशन इज़ बेटर पाथ टू टेकिंग PR। डिप्लोमास के अंदर ऐसा होता है कि बच्चे चले तो जाते हैं लेकिन द लॉन्गर रन दे सफ़र मोर। 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल के बच्चों को हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो कोई डिग्री ले लेते हैं, कोई पाथवे ले लेते हैं, वो बाद में लिस्ट से निकल जाता है जी। या जॉब रेडी के इशूज़ आ जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हायर एजुकेशन इज़ मच सेफर देन गोइंग टू ट्रेड कोर्सेज। जी, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताइएगा कि वीज़ा कंडीशंस पे क्या होता है। एक तो ये, दूसरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास भी डाटा होता होगा कि इस कंट्री के स्टूडेंट्स पहले सेमेस्टर के बाद किसी सस्ते कोर्स में स्विच कर जाते हैं तो वो उनका भी एक लॉस है फाइनेंशियली। इन 2 के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, वीज़ा कंडीशंस का तो प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चा स्टूडेंट वीज़ा पर आता है तो उसके ऊपर एक कंडीशन है कि जो अपनी कोर्स का लेवल है वो उसने मेंटेन रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर बैचलर्स में आया तो बैचलर्स लेवल 7 है, डिप्लोमा लेवल 5 है। अगर वो लेवल 5 क्वालिफिकेशन में जा रहा है तो बेसिकली वो अपनी वीज़ा कंडीशन ब्रीच करता है।
इसके ऊपर वीज़ा कैंसिल प्रीवियसली होते भी रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इसके ऊपर अभी भी वीज़े कैंसिल कर सकता है। अच्छा, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन बच्चों पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया या पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ से यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशंस लेना छोड़ दी हैं। ये एक अनरिटन रूल है, क्योंकि वो लिख तो नहीं सकते, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, लेकिन जब हम एप्लीकेशन उस एरिया की भेजते हैं तो वो रिफ्यूज़ हो जाती है। क्यों? कि भाई यहाँ के बच्चे आते हैं तो या तो आते ही कोर्स चेंज कर लेते हैं या 6 माह बाद उनको कोर्स चेंज करना पड़ता है, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आने वाले बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है एडमिशन लेने में। जी। अच्छा इकराम भाई, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे मैसेज करते हैं कि हम पढ़ने आना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट लें? तो शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो एक बार ब्रीफली बताएं ज़रा। देखें, डिपेंड ये करता है कि बच्चा किस कोर्स के लिए आना चाहता है और उसका एम क्या है। अब इसको हम एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में नहीं बता सकते। यहाँ दो कह सकते हैं, एक तो वो जिसने इंटरमीडिएट किया है वो, एक दूसरा वो जिसने बैचलर्स की डिग्री करी है। इन दो के लिए क्या सिनेरियो होंगे? अब देखें, जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट किया उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि मोस्टली इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के अंदर विदाउट आइल्स या पीटी आपको एडमिशन नहीं देते। देयर आर फ्यू ऑप्शंस के कुछ लेवल 1 कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं जो विदाउट आइल्स दे देते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, मतलब आटे में नमक के बराबर, स्पेशली पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो बच्चा आइल्स की प्रिपरेशन करे। जब वो अपना आइल्स कर लेता है, जैसे अगर उसने बैचलर्स में जाना है तो बैचलर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका ओवरऑल 6 और चारों एस्पेक्ट में 5.5 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। जब आपका आइल्स आ जाता है तो फिर आप किसी भी रिलायबल एजेंट के पास जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ है कि वहाँ पर हमारी ज़बान में कहते हैं ना डन बेसिस पर वीज़ा। जी। इस तरह की जो चीज़ है जिसमें जो एजेंट्स हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर बच्चों के वीज़े लगाते हैं, और उस इंस्टेंसेस में होता है क्या कि जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं और ऑन अराइवल भी उनके वीज़े कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद वो अपना कोर्स सेलेक्ट करें, अपना एडमिशन प्रोसेस करें। वंस उनके पास ऑफर लेटर आ जाता है किसी इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद उन्होंने फ़ीस जमा करानी होती है। अब फीस का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि बच्चा आइदर कॉलेज में जा रहा है या यूनिवर्सिटी में जा रहा है। अगर वो कॉलेज में जा रहा है बैचलर्स करने के लिए तो जो फीस है दैट इज़ अराउंड 8,000 से 12,000 पर सेमेस्टर, और यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो 14,000 to 18,000 पर सेमेस्टर डिपेंडिंग ऑन द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी इज चूजिंग। जी। अच्छा, अब आते हैं मास्टर्स की तरफ। अब अगर एक बच्चा मास्टर्स में जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हैं, लेवल 1 यूनिवर्सिटी जो विदाउट आइल्स भी बच्चों को एडमिशन दे देती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे, कि अगर वो पाकिस्तान से अपना कोई ऐसा सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की तरफ से दे सके या उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था। जी। तो बच्चे पहले अपना आइल्स करें, पीटी करें, एडमिशन के लिए प्रोसेस करें। जब उनका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है तो उनका स्ट्रक्चर फीस का वही कमोबेश सेम है जो बैचलर्स वाले बच्चों के लिए है। अगर वो कॉलेज साइड पे जाते हैं तो $8,000 से $12,000 और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो $14,000 से $16,000। अच्छा, इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से सवाल आता है कि हमें कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जी। तो इसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ कि $21,000 आपका लिविंग एक्सपेंस है पर ईयर ऑस्ट्रेलिया का, पर ईयर $21,041। $2,000 आपको अपना ट्रैवल एक्सपेंस शो करना होता है, और 1 साल की रिमेनिंग फ़ीस, मतलब अगर आपकी साल की फ़ीस 16,000 है और आपने 8,000 पे कर दिया है तो 8,000 आपको अपने अकाउंट में शो करना होगा। जी। तो 31,000, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसकी 16,000 साल की फीस है उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट ये शो करनी है। अब यही फार्मूला है, वो अपनी फ़ीस के हिसाब से बच्चे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इकराम भाई, क्या स्टूडेंट खुद से अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है या उसको एजेंट के पास आना ही पड़ेगा? देखें, अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम मैं आया था पाकिस्तान से 2013 में, उस वक्त ऐसा था कि जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ थी वो डायरेक्ट एप्लीकेशंस कंसिडर करती थी, यानी मैंने अपना एप्लीकेशन जो है वो खुद ही प्रोसेस की थी। जी। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशंस मोस्टली नहीं लेती। वो ये कहती है कि आप हमारे ऑथराइज एजेंट के पास जाएँ और अपना केस उससे प्रोसेस कराएँ ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। हाँ, अगर बच्चा कॉलेज में जाना चाहता है तो देर आर सेवरल कॉलेजेस जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं और बच्चा उनको अप्रोच करके डायरेक्ट भी अपना वीज़ा डाल सकता है, उसको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। अगर वो एजेंट उस यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन लिस्ट में ना हो तो क्या फिर भी वो उसके लिए एडमिशन करा सकता है? उसमें ऐसा होता है कि वो फिर एक, मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। फिर अच्छा। एजेंट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनका किसी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है। जी। लेकिन होता क्या है कि फिर उनके एग्रीमेंट्स हमारे साथ होते हैं, जो वो सब एजेंट्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो एप्लीकेशंस लेकर हमें भेजते हैं और हम उनके बिहाफ पर वो एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमारा एजेंट होना ज़रूरी है? नहीं, नॉट ज़रूरी नहीं है हमारा एजेंट होना। बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स ऐसे भी है जो पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी फर्म्स हैं उनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अगर आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ तो वो
ये नहीं पूछते कि एप्लीकेशन कहाँ से आ रही है। तो सब एजेंट्स के साथ हम प्रॉफिट शेयरिंग की बेसिस के ऊपर इस तरह का काम करते हैं कि वो एप्लीकेशन हमारे पास आती और हम वो आगे प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है। अच्छा इकराम भाई, आपने डिप्लोमा की फ़ीस बताई क्या 8 से 12,000? नहीं, ये बैचलर्स की थी फीस। बैचलर्स की। डिप्लोमा की फ़ीस पर सेमेस्टर क्या 6,000 to 8,000 वेरी करती है? डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में आ रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं तो डिप्लोमा की फ़ीस जैसा आपने बताया कि तकरीबन 5,000 से लेकर $7,500 6 महीने की फ़ीस होती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। ठीक है। तो किस बेस पे वो देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट को हमें डिप्लोमा में एडमिशन देना चाहिए या बैचलर्स पे, या किस बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि जब स्टूडेंट आपके पास आता है कि नहीं आप डिप्लोमा में जाओ, नहीं आप यूनिवर्सिटी में जाओ? देखें, अगर ये कंट्री वाइज चीज़ें डिफरेंट है, लेट्स से हमारे फिलीपींस में भी सब एजेंट हैं, बांग्लादेश के अंदर भी सब एजेंट है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा सक्सेस रेट। जी। हमारे पास पूरा डेटा है कि हमने कितने वीज़े वेट के ऊपर लॉन्च किए हैं, कितने वीज़े हमने हायर एजुकेशन के ऊपर लॉन्च किए, किस नेशनैलिटी के। जी। तो जब जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो वेट का रेशो है वीज़ा का इस वक्त वो लेस दैन 20% है। अच्छा। जो बच्चे डिप्लोमा पर आते हैं, तो जो बच्चा हमारे पास आता है हम उसके सामने ये फिगर्स रख देते हैं कि देखें अगर आप डिप्लोमा पे जाएंगे तो जो वीज़ा रेशो है वो लेस दैन 20% है पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ मैं एक बात सॉरी आपकी काट रहा हूँ, अगर हम वो डिप्लोमा उनको ऑफर करें जिनकी रिक्वायरमेंट अभी ऑस्ट्रेलिया में, जैसे नर्सिंग हो गई, एज केयर हो गया, सपोर्ट वर्कर हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, तो इस पर भी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देखें मोस्टली इसी तरह के कोर्सेज पे डालते हैं जो वीज़ा डालते हैं वेट का कि जिसकी ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि वेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका जो है हाथ भारी है। अच्छा। कितनी भी अच्छी एप्लीकेशन हो, हमारे ऐसे बच्चे भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं जिनकी मोर देन 80% इंटरमीडिएट में मार्क्स थे, 7 स्कोर आइल्स में था, बैंक स्टेटमेंट भी सॉलिड थी, लेकिन उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए। तो जो बच्चा हमारे पास आता है हम उसको रेकमेंड यही करते हैं कि यू गो फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो वीज़ा रेट है दैट इज़ मोर देन 65 to 70%। सही। तो हम वेट के ऊपर, लेकिन ये रिस्क है बच्चा का, ऐसा नहीं है वीज़े लगते ही नहीं है, जाहिर सी बात है 20% वीज़े तो लगी रहे। जी बिल्कुल। अब अगर ऐसा बच्चा है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता हायर एजुकेशन, तो वो फिर रिस्क लेते हैं बच्चे कि हम चाहते हैं कि इकराम भाई हमारे पास तो है ही $5,000 जी, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, या हमारे पास है ही $7,000, तो फिर वो वेट पे जाते हैं, लेकिन हम उनको रिस्क से पहले आगाह कर देते हैं कि इसके अंदर आपके सक्सेस के चांसेस कम है। ठीक है। अच्छा यहीं से एक सवाल निकलता है स्कॉलरशिप का। हाँ जी। क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है और कितना % मिलती है? देखें कोविड के बाद से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलियन वो काफ़ी जेनरस हो गई। अच्छा जी, तो स्कॉलरशिप्स अप टू 30% भी स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रही हैं। जैसे मर्डॉक के अंदर जो लास्ट सेमेस्टर में हमारे बच्चे आए हैं वो मोस्टली 25 to 30% उनको स्कॉलरशिप मिली है। लाइक उनकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है दैट इज़ अराउंड $12,000 पर सेमेस्टर जो एक कॉलेज की होती है। लेकिन इसमें यह है कि जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं उसके साथ ही हम स्कॉलरशिप का फॉर्म लगा देते हैं। फिर ये यूनिवर्सिटी का अपना प्रोगेटिव है कि वो किसी बच्चे को 10% दें, किसी को 15% दें, किसी को 20% दें, किसी को 25% ऑफर करें, या किसी को कुछ भी ना दें। जी। अच्छा आपने एक बात बताई थी कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएं जिससे रास्ते निकलते हैं कि आपकी डिग्री असिस्ट होगी और विच कैन लीड्स टुवर्ड्स द PR। तो ये जो ऑक्यूपेशन होता है वो SO लिस्ट में होता है या जो डिग्री का टाइटल होता है वो SO लिस्ट में होता है? नहीं, इसके बारे में बताइएगा ज़रा। डिग्री का टाइटल कभी भी SO लिस्ट में नहीं होता। जो SO लिस्ट है बेसिकली वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है। जी। तो ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है वो लिस्ट में होगा। आपने कोई ऐसी डिग्री करनी है कि वो डिग्री करने के बाद आप उस ऑक्यूपेशन के अंदर असेस करवा सकें अपनी डिग्री। अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर पाकिस्तान से उसकी डिग्री लेके ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में आता है तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री असेस करा के एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अपना आगे केस फॉरवर्ड करेगा। हाँ बिल्कुल। देखें इसमें फिर 2 तरीके हैं जी। एक बच्चा ऐसा है जिसने बैचलर्स किया है पाकिस्तान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो जब वो इमिग्रेशन के लिए जाएगा तो वो अपनी डिग्री असेस करवाएगा इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और उसी बेस पर अपनी PR अप्लाई करेगा। जी। लेट्स से फॉर सम रीज़न मैकेनिकल इंजीनियर लिस्ट से निकल जाता है या उसके ऊपर इन्विटेशन नहीं आते, जैसे WA के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लास्ट 6 मंथ से इन्विटेशन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। अब उसकी डिग्री प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे हुई तो फिर वो 2 साल बाद अपनी डिग्री एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर भी असेस करवा सकता है। देन ही हैज़ 2 ऑक्यूपेशंस जिनके लिए वो PR अपनी डाल सकता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स इसको इस तरह फ़ायदा दे सकता है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। ठीक है, चले मैं ज़रा और सवाल देखूँ, मैं लिख के रहा था क्या क्या पूछना है आपसे। इकराम ये बताइएगा कि बेहतरीन टाइम क्या है स्टूडेंट के लिए एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आने का, कि वो इंटरमीडिएट करके आए या बैचलर्स डिग्री करके आए? देखिए डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। इस चीज़ को भी हम एक यूनिफॉर्म फार्मूले में नहीं अप्लाई कर सकते जी।
लेकिन जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की, जो मेरा, क्योंकि मैं भी ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट ही आया था, मैंने यहाँ से मास्टर्स किया, उसके बाद अपनी रेजिडेंसी ली, सिटीजनशिप ली, सारे काम किए, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि एक ऐसा बंदा जो इंटरमीडिएट के बाद आ जाए, तो उसके पास एक तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है वेस्ट करने के लिए भी, अगर वो चाहता है कि उसका कुछ टाइम वेस्ट भी हो जाए, और लर्न करने के लिए भी। सेकेंडली ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान से बैचलर्स कर आते हैं, उनका एक ऑलरेडी माइंडसेट डेवलप हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम के अंदर से गुजर कर आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं तो उनको ट्रांसफॉर्म करने में टाइम लगता है। एक जो बच्चा फ्रेश माइंड के साथ इंटर के बाद आता है, तो डायरेक्ट जब वो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में जाता है, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं, और उसके लिए कैरियर ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेट से हम इसको इस तरह लें कि एक बंदा जो बैचलर्स करके पाकिस्तान से आया है, जब वो अपना मास्टर्स यहाँ से कंप्लीट करेगा, तो ऑन एवरेज उसकी एज 28, 29, 30 ईयर्स होगी। लेकिन एक बच्चा जो इंटरमीडिएट करके आया है, जब अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा, तो वो 22, 23 की एज में सब कुछ कंप्लीट कर चुका होगा। तो आप कंपेयर करें एक बंदा जो 31, 32 की एज में जॉब मार्केट में जा रहा है, और एक बंदा जो 21, 22 की एज में जॉब मार्केट में जा रहा है, तो व्हेन ही विल रीच 32 ही विल बी एट अ मच सीनियर पोजीशन। जी, तो ये मेरा ख्याल ये है कि बेहतर ये है कि बच्चा अगर इंटर के फ़ौरन बाद आ जाए, तो वीज़ा के चांसेस भी बेटर होते हैं, और उसकी कैरियर ग्रोथ के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, आपने एक बात मेंशन की थी कि ऑन अराइवल वीज़ा कैंसिल होते हैं। हाँ, जरा वो बताइएगा कि क्या ऐसी कंडीशन होती है कि ऑन अराइवल उनको कैंसिल करना पड़ता है? अच्छा, ऑन अराइवल वीज़ा कैंसिलेशन जो है ना, बेसिकली 3 बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से ऑन अराइवल वीज़ा कैंसिल्ड होते हैं। जी। एक तो वो बच्चे जो पाकिस्तान छुट्टियाँ वगैरह गुजारने जाते हैं, ठीक है। और वो यहाँ अगर सारे काम काज में लग जाते हैं, जब वो वापसी आते हैं तो उनको पता चलता है कि जी उन्होंने तो कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं करी, पीछे से कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने उनकी COE कैंसिल कर दी है। अच्छा, ठीक है, जब COE कैंसिल हो गई तो आपका ऑन अराइवल वीज़ा कैंसिल हो जाए। लेकिन वो स्टूडेंट को नोटिफाई करते हैं कि हम आपकी COE कैंसिल करने वाले हैं? वो तो कॉलेजेस करते हैं। अच्छा, लेकिन करते बच्चे क्योंकि या तो लापरवाही में या किसी और वजह से उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते। सेकेंडली ऐसा होता है कि बच्चे पाकिस्तान से आते हैं और वो छुट्टियां गुजार के, और वो यहाँ पर जो उनको अलाउड आवर्स हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जी। और वो चेक हो जाता है होम ऑफिस की तरफ से, तो इसके ऊपर भी आपका वीज़ा कैंसिल होता है। ये रैंडमली चेक होते हैं या कोई कंप्लेन करता है अभी तो चेक होते हैं? नहीं है, मोस्टली रैंडमली चेक होते हैं। अगर कंप्लेन कोई करेगा तो फिर वो बच्चे का वेट नहीं करेगी कि वो एयरपोर्ट पर आए। अच्छा, ऑफिस डायरेक्टली उसके खिलाफ आपको जो है वो नोटिस भेज सकता है कैंसिलेशन का, कि हम आपका वीज़ा कैंसिल करना चाहते हैं, आप अपनी जस्टिफिकेशन दें। कंप्लेन पे मोस्टली ये होता है, जो ऑन अराइवल कैंसिल होते हैं वो मोस्टली रैंडम होते हैं। अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, उनका जो वीज़ा मोस्टली कैंसिलेशन हमने देखी है, वो उनकी फेक फाइनेंशियल्स के ऊपर होता है। अच्छा। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एजेंट्स ऐसे हैं जो फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं बच्चों के साथ, और जब वो यहाँ पर आते हैं, जब वो चीज़ चेक होती है या वेरीफाई होती है बच्चे से, तो पता चल जाता है कि वो फेक है, उसके ऊपर वीज़ा कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले एक बच्चे का वीज़ा सिडनी एयरपोर्ट पे कैंसिल हुआ है। वो चीज़ हमारे इल्म में लाई गई कि उसका जब वीज़ा ऑफिसर ने इंटरव्यू लिया और उससे उसके एक्सपीरियंस लेटर जो उसने साथ लगाया हुआ था उसके हवाले से सवाल पूछे, तो वो बच्चा ब्लैंक था। ठीक है, तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर उसका वीज़ा कैंसिल हुआ और उसको वहीं से रिपोर्ट कर दिया गया। वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से क्या क्या फ्रॉड मार्केट में चले, ज़रा उस पर बताएं इकराम भाई। देखिए, आपका फेवरेट टॉपिक है। ये फ्रॉड्स जो है ना, ये बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा को लेकर नहीं चल रहे हैं। अच्छा। ये जो फ्रॉड हैं ये मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है कि जी आपका हम विज़िट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का लगवा देंगे, 20 से 25 लाख रुपए लेंगे और आपने पैसे भी ऑस्ट्रेलिया जाके देने हैं। या 417 वीज़ा के हवाले से फ्रॉड चल रहा है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि हमारे पास वो केसेज है, जो लोगों के वीज़े लगे वो हमारे पास है, उसका वीवो चेक भी हो रहा होता है, तो लोग देखते हैं कि यार ये तो वीवो चेक भी हो रहा है और वो बच्चा पाकिस्तान से फ्लाई भी कर गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी गया, तो ये क्या चक्कर है। तो हमने जब उनको चेक किया, थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें पता चला कि वो लोग आइडेंटिटी फ्रॉड करते हैं कि जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको शो कराते हैं कि यू आर सिटीज़न ऑफ अ यूरोपियन कंट्री या ऐसी कंट्री जिनको ऑन अराइवल यहाँ पर वीज़ा मिलता है। अच्छा। और जब वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो वो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस करके आपका पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह चेंज कर देते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो बाज़ औक़ात वो ऑन अराइवल बंदा पकड़ा जाता है, बाज़ औक़ात वो निकल भी जाता है। तो उन्होंने अगर 10 लोगों से पैसे लिए और उसमें से 2 भी निकल गए तो उन्होंने तो अपने 50 लाख रुपए जो है वो खड़े कर लिए। तो इस चीज़ में आपने और अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की बात ये कि जो लोग ये वीज़ा दे रहे हैं ना उन बच्चों का बायोमेट्रिक्स होता है ना मेडिकल होता है, उनको डायरेक्ट वीज़ा हो जाता है क्योंकि उन लोगों का वैसे ही ऑन अराइवल वीज़ा, उनको बायोमेट्रिक्स होते ही नहीं है जी। तो अगर कोई भी शख्स आपसे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा के लिए कहता है कि हम टर्न बेसिस पर 20 से 25 लाख रुपए लेंगे और वीज़ा आपको लगवा देंगे, तो बी अवेयर कि वो 100% आइडेंटिटी फ्रॉड है और उसमें आप ऑस्ट्रेलिया में जेल में भी जा सकते। अच्छा, क्या पाकिस्तानियों को विजिटर वीज़ा मिलता है आसानी से? आप
स्पाउस और पेरेंट वीज़ा और इनको हटा के एक जनरल विजिट वीज़ा पे बताएं। देखें, अब जो विजिट वीज़ा है और जो स्टूडेंट वीज़ा है, इन दोनों में क्राइटेरिया होता है जिसको कहते हैं GT क्राइटेरिया, जेन्युइन टेम्पररी इंट्रेंट। ठीक है, अगर तो बच्चा उस क्राइटेरिया को मीट करता है और उसके पास इनफ एविडेंसेस हैं कि ही विल गो बैक, लाइक आपका एक इस्टेब्लिश बिजनेस है, आपकी एक साउंड ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है कि आप ये प्रूव कर सकें कि आपकी जो इंटेंशन है वो प्योरली विजिट की और आप यू विल डेफिनेटली गो बैक, यू हैव नो इंटेंशन टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, तो विजिट वीज़ा ग्रांट हो जाता है पाकिस्तानियों की। और जो विजिट वीज़ा लेके आके यहाँ फिसल जाते हैं उनका क्या सीन है फिर? देखिए, फिसलने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा है कि जिस बंदे के पास फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा है जी, ठीक है नहीं, तो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे कंडीशन होती है, इसको कहते हैं 8503 नो फर्दर स्टे। तो जिन लोगों के विजिट वीज़ा पे ये कंडीशन होती है नो फर्दर स्टे की, वो यहाँ अगर कोई वीज़ा नहीं डाल सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो लोग जिनके विजिट वीज़ा पे ये कंडीशन नो फर्दर स्टे की नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर आके लीगली आपको सिस्टम अलाउ करता है कि आप अपना स्टूडेंट वीज़ा या कोई और वीज़ा डाल सकते हैं। सही। तो जो ऐसे लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे और अपना वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, तो वो हमारी इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, हमारे पास के बच्चे आए हैं और उनको हमने यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे जो उनका वीज़ा चेंज किया और सक्सेसफुल, उसका सक्सेस रेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100% है, अभी तक हमारा कोई रिफीजन नहीं है। अच्छा, ये स्टूडेंट वीज़ा का जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, इसका एक सवाल रह गया। माशाल्लाह आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में, काफ़ी सोशल वर्क भी करते हैं और अब माशाल्लाह आप एक माइग्रेशन एजेंट भी हैं, आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस भी आते होंगे। क्या चैलेंजेस स्टूडेंट फेस करता है अपने इनिशियल 6 मंथ्स में जब वो ऑस्ट्रेलिया आता है? जो सबसे बड़ा चैलेंज आजकल है, माशाल्लाह आप भी उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी में काम करते हैं, एक्टिव है, वो है अकोमोडेशन का जी, स्पेशली पर्थ के अंदर। मेलबर्न और सिडनी के अंदर भी है, लेकिन वहाँ पर फिर भी मैनेजेबल है। पर्थ के अंदर जब स्टूडेंट आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको अकोमोडेशन का। आपको पता है कि जो यहाँ पे सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट है, अगर उसको घर ढूंढना पड़ जाए तो उसको आजकल यहाँ पे घर नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों को, वो जॉब्स का आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। पहले बच्चे आते थे उबर ईट्स वगैरह करने थे, लेकिन अब क्योंकि वो अकाउंट्स भी बंद हो गए, तो जॉब्स का बच्चों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती। कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको डिसहार्ट करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इसकी वजह से वो बच्चा अपने इनिशियल स्टेज में ही, अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले ना, तो आपके 2 से 3 साल वो गलत इन्फॉर्मेशन आपके खा जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चों के लिए ये कि वो प्रोफेशनल एडवाइस लें, सीनियर से अपने एडवाइस लें, लेकिन एडवाइस उन लोगों से लें जो एडवाइस देने के अहल हैं। अनफॉर्चुनेटली पर्थ के अंदर या ऑस्ट्रेलिया में इन जनरल हर दूसरा बंदा माइग्रेशन एजेंट है, ठीक है, अनऑफिशियली माइग्रेशन एजेंट है, उनको पता कुछ नहीं होता। तो बच्चे अगर किसी भी परेशानी में हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वैसे भी आप जिस तरह से आपको पता है कम्युनिटी के अंदर, तो वो वैसे भी मुझे कॉल करके एडवाइस चाहिए, हम उनसे कुछ चार्ज भी नहीं करते, क्योंकि जो नया बच्चा आता है, मैं भी हर एक को आपका नंबर देता है कराम भाई, जो कि मुझसे वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मैं बताऊँ, मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फर्दर जो आपको वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ इकराम भाई को कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि हमारी कोशिश है, क्योंकि मैं खुद इस एक मरहले से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या मुश्किलात है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, बॉन्डिंग ऐसा ही है। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम कुछ चार्ज नहीं करते, और अभी इंशाल्लाह ताला हम एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ओपन डेज रखेंगे अपने ऑफिस में, सेमिनार्स बच्चों के लिए, जो उनके इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हेल्प आउट कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा इकराम भाई, आपने बताया कि दूसरा बड़ा मसला जॉब्स का होता है। मैंने देखा है आते ही स्टूडेंट्स या तो वो सिक्योरिटी लाइसेंस की तरफ जाता है या ओवर की तरफ जाता है। क्या ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही 2 जॉब्स रह गई हैं, या किस तरह हम गाइड करें स्टूडेंट्स को कि और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस हवाले से? देखें, ये अनफॉर्चुनेट एक रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक आप पीयर चीज़ होती है ना, आप आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके घर में हर बंदा ही ये काम कर रहा है जी, तो फिर बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई यही काम है जो स्टूडेंट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। पर्थ के अंदर, आप वुलवर्थ के अंदर, कोल्स के अंदर, आपके पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ पर बेशुमार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सीख के ऊपर जाएँ, आपको बेशुमार जॉब मिलेंगी। बस बात ये होती है कि अप्लाई करें। हमारे जो 90% स्टूडेंट्स आते हैं वो अप्लाई नहीं करते जी। वो आते ही या तो उबर एक्स में या उबर ईट्स में चले जाते हैं, सिक्योरिटी में, क्योंकि उनको लगता है कि हर बंदा ही ये काम कर रहा है, और ये छाप लग गई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर। इन कंपैरिजन अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स को देखें या नेपाल के स्टूडेंट्स को देखें, तो वो मोस्टली आपको सुपर मार्केट्स के अंदर, पेट्रोल स्टेशंस पर और इन जगहों पर काम करते हुए मिलेंगे। अगर आप उस एवेन्यू को एक्सप्लोर करें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
सिक्योरिटी या इस तरह की जॉब्स को लेकर। मेरे ख्याल है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है इसको तो हम जितना लंबा खींचें वीडियो लंबी होती जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ जर्नल वीज़ा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करें। स्टूडेंट वीज़ा के अलावा आप और कौन कौन सी जो वीज़ा से रिलेटेड सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू? देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है मोर देन 90 वीज़ा सब क्लासेज हैं। ठीक है, 96 वीज़ा सब क्लासेज हैं। ठीक है, 96 वीज़ा सब क्लासेज हैं और फिर हर सब क्लास के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं। जैसे विजिटर वीज़ा के अंदर ही 4 मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप माइग्रेशन एजेंट होते हैं तो हम इन सारी स्ट्रीम्स में ही डील करते हैं, चाहे आपका पार्टनर वीज़ा हो, पेरेंट वीज़ा हो, एडॉप्शन वीज़ा हो, आपके वर्क रिलेटेड जो आपके वर्क वीज़ाज हैं वो हो, मतलब यू नेम इट, जो वीज़ा आप बोलेंगे इंशाल्लाह ताला हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आप थोड़ा पार्टनर वीज़ा, पेरेंट वीज़ा और वीज़ा 476 पे दो मिनट थोड़ी बात करें। अच्छा, 476 के ऊपर ना अभी हमारी एक इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी हम लोगों का इरादा मैंने भी बनाई है, मैं वीकेंड पे डालूंगा, लेकिन बहुत ही ब्रीफ बनाई है मैंने। इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई। टेक्निकल चीज़ें उसमें कुछ हैं भी नहीं। 476 वीज़ा बेसिकली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन की है। ब्रीफली अगर बात की जाए, उनकी एज अंडर द 31 ईयर से वो कम है जी। उनकी डिग्री किए हुए 2 साल से उनको ज़्यादा नहीं हुए जी, और उनकी डिग्री अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड आती है जी, तो 476 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पिछले 4-5 माह पहले हमने इसके ऊपर काम करना छोड़ दिया था क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 44 मंथ्स पे चला गया था, लेकिन अभी जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो अबाउट 18 मंथ्स पर आ गया। और हमारे कुछ केसेस जो हैं, हमारे कुछ सब एजेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनके कुछ केसेस जो हैं वो विद इन 6 मंथ्स भी उनके ग्रांट्स आ गए। तो नाउ हम ये सोच रहे हैं कि इस पर वापस काम करना शुरू किया जाए कि शायद बैकलॉग जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, पेरेंट्स वीज़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जी जी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स यहाँ पर मूव हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया का जो पेरेंट वीज़ा है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। उसमें जो परमानेंट पेरेंट वीज़ाज हैं उसमें एक शर्त है बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट की। बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट क्या होता है कि लेट्स से आपके 5 सिबलिंग्स हैं तो आपको परमानेंट पेरेंट वीज़ा उसी वक्त मिल सकता है। जो पहली शर्त है, देयर आर अदर कंडीशंस एज वेल जी, लेकिन जो पहली शर्त है वो ये है कि आपके 5 में से 3 बहन भाई ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। अच्छा, यानी कि जो आपकी औलाद है उसका मोर देन 50% शुड बी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। अगर 4 है तो 2 या 3? 4 हैं तो 2, 50% और मोर। ठीक है। अगर वो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट है तो फिर आप पेरेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट उसमें एज पेरेंट वीज़ा भी है, आपका एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा भी होता है जिसमें आप अबाउट $50,000 पे करते हैं गवर्नमेंट को। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इट इज़ मोर देन 30 ईयर्स नाउअडेज। दो परमानेंट आपका पेरेंट वीज़ा है। कितने? मोर देन 30 ईयर्स। वाह, मतलब इट विल नॉट बी ग्रांटेड टू बी ऑनेस्ट। अगर जो तो एक 50,000 गए नहीं, 50,000 वाले का जो है वो अराउंड 7,000 है, 7 ईयर्स, सॉरी। अच्छा, अबाउट 7 ईयर्स है। जो एक आपका एज पेरेंट वीज़ा होता है जी जी, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 ईयर्स है, जिस पर आपने कुछ पे एक्स्ट्रा नहीं करना होता, जो वीज़ा फीस है वही पे करनी होती है। वो हम जब वो विजिटर वीज़ा पे यहाँ आए तब डाल सकते हैं? आप उनको लीव करना पड़ेगा? इस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर उनके वीज़ा पे कंडीशन 8503 नहीं है, स्कीम में आए हैं, तो आप वो वीज़ा डाल सकते हैं। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं वो वीज़ा डाल देते हैं एंड उनको ये पता होता है कि ये वीज़ा रियलिस्टिकली ग्रांट नहीं होना जी, क्योंकि उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज अराउंड मोर देन 67 ईयर्स होनी चाहिए। और 30 साल अगर उसका प्रोसेसिंग टाइम है तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतना ज़्यादा लोग नॉर्मली ज़िंदा नहीं रहते, खासतौर से हमारे जो एरिया के लोग हैं। बस उसमें ये होता है कि आपको एक ब्रिजिंग वीज़ा ग्रांट हो जाता है, ब्रिजिंग वीज़ा एक ग्रांट हो जाता है और आप ब्रिजिंग वीज़ा ए पर रहते हैं और ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान आ जा सकते हैं। एक जो दूसरा पेरेंट वीज़ा है उन लोगों के लिए जो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट बीट नहीं करते, या एक ही भाई है वो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट है, बाकी सारे पाकिस्तान में जी, तो टेम्प्रेरी वीज़ा होता है 870 जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी शुरू किया है। अच्छा, तो वो 5 साल का एक दफ़ा ग्रांट होता है और 5 साल का एक दफ़ा ग्रांट होता है, मतलब वो मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स ग्रांट हो सकता है जी। लेकिन उसकी ये है कि $10,000 5 साल की फ़ीस है। अच्छा, अगर आप वापस 5 साल के लिए करना चाहते हो तो फिर $10,000 आपको फिर जो है उसके लिए पे करना। जब 10 साल का दौरानिया ख़त्म हो गया फिर आप वही 6 महीने 1 साल वाले पर आते हैं आप, लेकिन फिर आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, वो नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा था स्पाउस वीज़ा के हवाले से। एक तो ये कि आजकल कितना टाइम लग रहा है स्पाउस वीज़ा में, दूसरा ये कि जब वो वेटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या वो विजिटर वीज़ा लेके आ सकते हैं जब तक स्पाउस वीज़ा का रिजल्ट ना आए? अच्छा, स्पाउस वीज़ा रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो शुड बी सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा जो है वो स्पाउस वीज़ा होना चाहिए जी। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आते हैं, जो उसका रिफ्यूज़ल रेट है वो 54% है।
ठीक है। अब उसका रीज़न क्या होता है कि मोस्टली लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे खुद ही अप्लाई कर रहे होते हैं, वो एक प्रोफेशनल एडवाइस उसके ऊपर नहीं ले रहे होते, तो वो ऐसी माइन्यूट मिस्टेक्स उसके अंदर कर जाते हैं जिसकी बेसिस पर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर तो वो ऑन शोर हैं फिर तो चले कोई मसला नहीं है, वो अपील में जाके चीज़ रेक्टिफाई हो जाती है और इस तरह के मामला हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऑफ शोर है तो देन देयर इज़ अ बिग प्राइस। आजकल इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इट इज़ बिटवीन 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स जी। डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा सब क्लास। और इसमें ऐसा है कि जब आप डालते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जीटी क्राइटेरिया एक है, तो जब आप स्पाउस वीज़ा डालने के बाद विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मोस्टली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि आप जीटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होते कि आप जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंट नहीं है। तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो कहता है कि आप तो टेम्प्रेरी जेन्युइन एंट्रेंट नहीं है, आपका स्पाउस वहीं पर है, तो आप वापस चले जाएंगे। तो हम ये रिकमेंड करते हैं इस तरह के क्लाइंट्स को कि वो पहले विजिट वीज़ा अप्लाई करें, bring your spouse here जी, and then apply for the partner visa on shore। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और फिर जब वो आता है तो मेरे ऐसा कोई कंडीशन है कि आपको 1 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया लीव करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई चक्कर उसमें नहीं है। अगर आपने ऑन शोर एप्लीकेशन डाली है तो आपको ऑन शोर वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है। ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए आपसे, ज़्यादातर फोकस आज की पॉडकास्ट का था स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। थोड़ा बहुत हमने टच किया जो जनरल वीज़ा क्वेश्चंस होते हैं वो भी। तो आज की पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इकराम भाई से पूछूंगा कुछ सजेशंस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, न्यू कमर्स को, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वीज़ा दे आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। कुछ सजेशंस, कोई लास्ट वर्ड? देखिए, सजेशन और लास्ट वर्ड मेरे यही है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पाकिस्तान से यहाँ आ चुके हैं और न्यू स्टूडेंट परेशान है, डोंट लूज हार्ट। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड प्लेस, यू हैव मेड अ राइट डिसीजन। थिंग्स विल बी हार्ड फॉर सम टाइम, लेकिन इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आहिस्ता 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 इम्प्रूव होने लगेगी और आपको आज से 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी परेशानियों पर हंसी आएगी कि आप जब स्टूडेंट आए थे तो आप शायद $2 का बर्गर खाते हुए भी नहीं सोचते थे और आज आप $200 का खाना बैठ के खा लेते जी। तो टाइम दें, परेशान ना हो। और सेकेंडली प्रोफेशनल एडवाइस लें। कभी भी किसी एरे गरे नथु करेगी जो हमारी जबान में कहा जाता है उसकी एडवाइस पे ना चलें जी। प्रोफेशनल एडवाइस लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपना कैरियर पाथ क्लियर रखें। एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ पर आए हैं, लेट्स से कि आप एक ऐसे शख्स हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जो विजन ये होता है कि जो उनका गोल होता है वो ये होता है कि हमने PR लेनी है जी। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा आया, उसने PR, ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस गोल, लेकिन आप एक ऐसा गोल चूज़ करें जो आपको इन रास्ते में आपको कैरियर भी दे दे। मिसाल के तौर पे एक ऐसा बच्चा आया जिसका कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसको अपना कैरियर बनाना है, वो सिर्फ अपनी एक PR के लिए उस कुकिंग में घुस गया और 3 साल उससे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके अल्टीमेटली उससे PR तो ले ली, लेकिन देन अगेन ही इज स्टैंडिंग ऑन पॉइंट 0, फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप एक ऐसा कोर्स चूज़ करें, एक ऐसा कैरियर चूज़ करें जो आपको PR और कैरियर दोनों दे, रिगार्डलेस कि आप सिर्फ जो है वो एक PR को लेकर बैठ जाएं और फिर आपको रीस्टार्ट अगेन करना पड़े और 4-5 साल आपकी ज़िंदगी के ज़ाया हो जाएं। गिव इट अ थॉरो थिंकिंग, आराम से बैठें, प्लान करें आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, राइट कोर्स, राइट इंस्टीट्यूट और राइट माइंडसेट के साथ जाएं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपके लिए बेहतरी करेंगे और आसानी पैदा फरमाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इकराम भाई, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर मैं इकराम भाई के साथ करूं तो आप किस वीज़ा कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस मैं करूं इकराम भाई से। तो इंशाल्लाह 1-2 और पॉडकास्ट करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।